नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला। स्पीकर ने शिंदे गुट की शिवसेना को असली बताया। स्पीकर ने किसी को भी अयोग्य करार नहीं दिया। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। फैसले से साफ है लोकतंत्र की हत्या हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा, जनता के बीच रहे हैं, जनता के साथ लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा। और कांग्रेस ने मंदिर उद्घाटन समारोह से का न्योता ठुकरा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ससम्मान अस्वीकार किया। राम मंदिर बीजेपी आरएसएस का सियासी प्रोजेक्ट है, जयराम रमेश ने कहा। बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक फैसले लेने से दूर रहना चाहिए, अर्जुन मोढवाडिया ने कहा। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। हमेशा अन्याय करने वाले आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जेपी नड्डा ने कहा। इस सब के बीच में राहुल गांधी किस बात की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यह भी सवाल किया गया है नड्डा जी की तरफ से। एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। फरवरी के पहले हफ्ते तक बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम संभव है। 40 मंत्रियों को कमजोर सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा, भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये मोदी की गारंटी है। अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी शहनवाज पर बड़ा खुलासा। आतंकी शहनवाज का मालदीव कनेक्शन सामने आया है। मालदीव की महिला ने शहनवाज का ब्रेन वॉश किया। बड़ी खबर, सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच होगी। सूचना को गोवा के ह्यूमन बिहेवियर इंस्टीट्यूट शिफ्ट किया गया है। अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी खबर, आईएस आतंकी शहनवाज का मालदीव कनेक्शन सामने आया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या है ये कनेक्शन? एक खुलासे से मुइज्जू सरकार कटघरे में क्यों हो गई? फिर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, मालदीव के बाद चीन को घेरने का भूटान प्लान क्या है? मोदी सरकार की बड़ी योजना बताएंगे। तीसरी खबर, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को अस्वीकार किया, ये दूरी क्या सियासी मजबूरी है? चौथी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल सुनाएंगे। मंदिर आंदोलन पर उनके एक बयान से हंगामा मचा। और पांचवी खबर, शिंदे की शिवसेना या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आज फैसला किसके पक्ष में आया? फिक्र आपकी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए चंदा अभियान का पैम्फलेट जारी किया है। बड़ी खबर, इस पैम्फलेट को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। सूत्रों से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को खबर मिली है कि पैम्फलेट पर गलत क्यूआर कोड और डोनेशन का गलत लिंक छप गया, जिससे पार्टी को लाखों की चपत लग गई है। जिन लोगों ने इस क्यूआर कोड या लिंक के जरिए कांग्रेस को पैसा डोनेट किया, वो पैसा पार्टी को न मिलकर दूसरे के खाते में चला गया। डोनेशन के लिए ओरिजिनल लिंक donateinc.in था, जबकि उसकी जगह पैम्फलेट पर गलत लिंक donateinc.co.in छप गया। आइए जरा आपको वो लिंक दिखाते हैं। होना क्या चाहिए था? वो था .in और निकला क्या? .co.in। ये देखिए, अब donateinc.in होना चाहिए था, हो क्या गया? donateinc.co.in। ये हो गया यहां पर, यानी कि ये फर्क है। donateinc.in ये होना चाहिए था और वहां पर donateinc.co.in हो गया। ये हमने आपको बताया किस तरीके से हुआ क्या है, लेकिन सही लिंक, गलत लिंक, ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विक्रांत, ये हुआ कैसे? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, उसका जो डोनेशन लिंक है या क्यूआर कोड है, उसके साथ ही कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं या पर्दे के पीछे जो डेटा और ये सारी चीज़ें डोनेशन का लिंक वगैरह बनाते हैं, वो न्याय नहीं कर पाए। दोनों ही जो क्यूआर कोड है और लिंक है जो सही नहीं है वो छपा हुआ है, जिसके चलते लाखों रुपए जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो किसी और खाते में जा रहे हैं, ना कि न्याय यात्रा के जो अकाउंट बना है उसमें आ रहे हैं। और सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जागी है और कल जो देश भर में कांग्रेस के प्रवक्ता
और नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहाँ पर सही लिंक के पैम्फलेट बांटे जाएंगे, लेकिन इसकी जवाबदेही ज़रूर पार्टी के भीतर तय होगी कि आखिर गलती किसकी थी और इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चूक आंखों से कैसे निकल गई बड़े नेताओं के भी, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने भी इसी लिंक में दिलचस्प बात है कि पैसा डाल दिया। कुमार विक्रांत, ये अपने आप में एक सीरियस मिस्टेक भी है और बड़ा हसासत भी है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी कैंपेनिंग, और वो भी एक तरीके से ये काइंड ऑफ ट्रिगर है 2024 का, और उसके लिए इतनी बड़ी मिस्टेक, ये जा किसके अकाउंट में रहा था, ये पता लगा पाए ये लोग? जी, अभी कांग्रेस पार्टी को ये तय हुआ है कि फिलहाल इसको सुधारा जाए और कल जो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जहां से गांव-गांव तक ये लिंक जाने वाला है, उसको सुधारा जाए और सही पैम्फलेट जाए जिसमें क्यूआर कोड और लिंक सही हो, जिससे कल से जो दान आए वो सही जगह पर आए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है, क्या FIR दर्ज करती है, क्या कदम उठाती है, ये वो तय करेगी। और पार्टी के भीतर आखिर किसकी चूक रही है कि इतनी बड़ी बात आंखों के नीचे से कैसे निकल गई, संचार विभाग के नीचे जो लोग काम करते हैं, आखिर किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है, ये जरूर पार्टी के भीतर तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी को लाखों की चपत जरूर लग गई है। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पहले डोनेशन और क्यूआर कोड के साथ कांग्रेस पार्टी न्याय नहीं कर पाई, गलत डाल दिया, चंदा गलत जगह चला गया, नुकसान कांग्रेस को हो गया। कुमार विक्रांत, बहुत इंटरेस्टिंग खबर आपने ये दी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। .in और .co.in का खेल हमारे सामने किया। अब इस सब के बीच में एक बड़ा खेल जो मालदीव से चल रहा है, उसकी तह तक जाने की हम बात कर रहे हैं। भारत मालदीव तनाव के बीच फिक्र करने वाली खबर सामने। वास्ता मालदीव चीन की नजदीकियों से नहीं, बल्कि मालदीव और आतंकवाद के कनेक्शन से है। आपको यह चेहरा ध्यान होगा, इसका नाम है शहनवाज, पुणे ISIS मॉड्यूल का सरगना आतंकी है, जो इन दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। शहनवाज हर दिन चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। गुजरात में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने के कबूलनामे के बाद शहनवाज ने अब कबूल किया है कि उसका कनेक्शन मालदीव से ऑपरेट कर रहे ISIS आतंकियों से है। शहनवाज के मालदीव टेरर वाले संबंध पर 5 बड़े खुलासे क्या हैं, ये देखिए। शहनवाज मालदीव की एक आतंकी महिला के संपर्क में था। मालदीव की उस महिला ने ही शहनवाज का ब्रेन वॉश किया। दोनों टेलीग्राम चैनल केज्ड पर्ल के जरिए संपर्क में आए। यह आतंकी महिला खुद को उस चैनल का एडमिन बताती थी। उस महिला ने शहनवाज को बताया था कि वो ISIS के कैंप के लिए फंड जुटाने का काम करती है। ये मालदीव है, जिसकी सुंदरता पर पूरा विश्व मोहित है। भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन उन भारतीयों को शायद ही ये बात पता होगी कि ये खूबसूरत देश असल में ISIS का नया गढ़ बनता जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को ही है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ISIS आतंकी शाहनवाज ने जो खुलासे किए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। शाहनवाज ने पूछताछ में कबूला है कि उसका ISIS कनेक्शन मालदीव से है। वो मालदीव की एक महिला के लगातार संपर्क में था। आतंकी शाहनवाज ने कबूला है कि उस महिला ने सीरिया और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर शाहनवाज को न सिर्फ टेरर की ट्रेनिंग दी थी, बल्कि आतंकी हमले के लिए तैयार भी किया था। शहनवाज ने उस पाकिस्तानी आका का नाम भी कबूल किया। उसका नाम अबू सुलेमान है। उसी के इशारे पर मालदीव की रहने वाली वो संदिग्ध महिला एक टेलीग्राम चैनल केज्ड पर्ल के जरिए लगातार शहनवाज के संपर्क में थी। शाहनवाज की ये इंटरोगेशन रिपोर्ट देखिए। इसमें साफ लिखा है कि शाहनवाज ने इसी महिला के जरिए सीरिया के अल हवल कैंप को पैसे भेजे। अप्रैल 2020 में गूगल पे के जरिए पहले 90,000 रुपए, फिर मई 2020 में 40,000 ISIS को ट्रांसफर किए। इस टेरर फंडिंग में केरल के एक शिक्षक जुनैद ने उसकी मदद की। शाहनवाज ने पैसे भेजने के लिए पत्नी बसंती पटेल के खाते का इस्तेमाल किया। अल हवल कैंप सीरिया में ISIS का एक बड़ा ठिकाना है। इस कैंप में आतंकियों के परिवार वाले भी रहते हैं। शाहनवाज के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मालदीव की वो आतंकी महिला अब NIA के रडार पर है और इस केस में अभी कई और विस्फोटक खुलासे होने के आसार हैं। शहनवाज का केस मालदीव और ISIS कनेक्शन का कोई पहला मामला नहीं है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2023 को चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि मालदीव ISIS का नया गढ़ बनता जा रहा है। तब अमेरिका ने बताया था कि उसने मालदीव के 20 कट्टरपंथियों को आतंकियों की सूची में डाला है। इनमें 18 ISIS के और 2
अलकायदा के समर्थक थे। अमेरिका ने उस वक्त मालदीव की 29 कंपनियों को प्रतिबंधित किया था। इन कंपनियों पर आतंकी संगठनों को फंडिंग का आरोप था। अमेरिका ने तब यह भी कहा था कि मालदीव का अड्डू शहर आईएसआईएस का गढ़ बन चुका है, जहां से साल 2018 से लगातार दुनिया भर में आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। अड्डू शहर का स्वघोषित अमीर जिनाउ नसीम आईएसआईएस खुरासान के सीधे संपर्क में और सीरिया से मालदीव से गए आईएसआईएस आतंकियों को फंडिंग करता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी कहा था कि साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक मालदीव के 250 से ज्यादा लोग आईएसआईएस में भर्ती के लिए सीरिया जा चुके हैं। जब मालदीव से आतंकी खतरा इतना बड़ा हुआ है और ऊपर से चीन की दखलंदाजी बढ़ रही है, तो फिर भारत के लिए डबल खतरे की तरह है, जिस पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। इसीलिए मोदी सरकार लक्षद्वीप में वायुसेना वाले प्लान पर अब आगे बढ़ रही है। लक्षद्वीप के लिए भविष्य में की जाने वाली यह सैन्य तैयारी आप भी देखिए। आपको पीएम मोदी का हाल ही में किया गया लक्षद्वीप दौरा ध्यान होगा। उस समय बहुत सी ऐसी बातें उठी थी कि इससे हिंदुस्तान को हासिल क्या होगा। तो एक बात यह साफ हो गई कि मालदीव के जवाब में लक्षद्वीप को मुख्य पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि लक्षद्वीप से अब भारत मालदीव में चीन को काउंटर करने के लिए सैन्य तैयारी मजबूत करेगा। इसके लिए क्या क्या तैयारी भविष्य के मद्देनजर की जा रही है, मंगलवार को यह जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दी, जिसमें सबसे प्रमुख है एक एयरपोर्ट। भारत सरकार लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है। इस एयरपोर्ट को लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकेंगे। मिनिकॉय आइलैंड पर एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव लंबे वक्त से सरकार के पास है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से सरकार इस पर नए तरह से विचार कर रही है। अब जरा ये हवाई पट्टी देखिए। ये लक्षद्वीप का अगाट्टी एयर स्ट्रिप है। अब तक यहाँ से छोटे विमान ही ऑपरेट होते रहे हैं, लेकिन आगे चलकर लक्षद्वीप में नए एयरफील्ड से वायुसेना को अरब महासागर और हिंद महासागर इलाके में निगरानी करने में मदद मिलेगी। अरब सागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने हैदराबाद में खुद इस ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखाई। ये है हिंदुस्तान की नई दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन, स्वदेशी एडवांस एरियल तकनीक से लैस, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है और पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल महासागर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। This is going to be a great capability enhancer for us. This has got satellite communication as well, because of which it can go out much further out into the Indian Ocean. इस स्वदेशी ड्रोन की एक नहीं कई खासियतें हैं। ये ड्रोन इजराइल के हेरोन और अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तरह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 450 किलो वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। करीब 1600 किलो के इस ड्रोन को हथियारों से लैस भी किया जा सकता है, यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। लेजर डेजिग्नेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से लैस है। विपरीत मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में कारगर है। ड्रोन यानी जो दृष्टि 10 है उसको देखिए, उसके विंग की साइज को देखिए और इस ड्रोन की साइज को देखिए आप। इसका मुख्य काम सर्विलांस का है, यानी निगरानी रखना है। जब इंडियन नेवी के जहाज पर या फिर समंदर में जब इंडियन नेवी मौजूद रहेगी, तब दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए इस ड्रोन का इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। इस ड्रोन की मदद से किसी भी तरह के ऑपरेशन में रियल टाइम तस्वीरें मिलेंगी, जिससे भारतीय नेवी की टोही और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रेकी के लिए ये बहुत हद तक काम आ सकता है। तो ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है फॉर अटैक ऑल्सो। तो बहुत बड़ी बात है। इससे नेवी को बहुत ज़्यादा फायदा ही नहीं होगा, बट स्ट्रेंथन होगी नेवी।
अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की ओर से तैयार किया गया पहला स्वदेशी यूएवी असल में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान की जरूरत है। ऐसे में जब महासागर में चीन और हूती विद्रोहियों का चैलेंज मिल रहा हो, तब ये ड्रोन किसी भी मिशन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्रोन के अलावा सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली एक और खबर हमारे पास है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए नई राइफल बनाई है। इस राइफल का नाम 100 दिनों में बनकर तैयार हुई है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रही उग्रम राइफल की खासियत आपको बताते हैं। उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। रेंज है 500 मीटर और वजन करीब 4 किलो से कम। मैगजीन तो 20 राउंड। कैलिबर 7.62 × 51 मिलीमीटर मेटल स्टील है। ये मतलब स्टील की गन बताई जा रही है। स्वदेशी उग्रम दुश्मन का काल है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? AK-47 राइफलों का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते AK-47 का आयात ठप है। भारतीय सेना ने की थी नई राइफल्स की मांग। नई राइफलों का आयात भारत ने अमेरिका से मंगाई। सिक्सौर राइफल 7,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर किया। AK-47 से ज्यादा घातक है अमेरिकी असॉल्ट। अब आगे क्या? स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम का इस्तेमाल करेगी सेना। असॉल्ट राइफल का आयात बंद, निर्यात भी संभव है। AK-203 राइफल के निर्माण में भी जुटा है भारत, यह भी खबर है। और भारत की जो इंसास राइफल्स हैं उसको भी ये रिप्लेस कर सकती है, यह भी जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पड़ोसी मित्र देशों की अगर बात करें तो मालदीव से तल्ख होते रिश्तों के बीच पड़ोसी मित्र देश भूटान से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भूटान में घुसपैठ कर भारत को घेरने के लिए चीन के प्लान पर पानी फिर गया है। 9 साल पहले लोकतंत्र अपनाने वाले भूटान में 9 जनवरी को आम चुनाव हुए। इसमें भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2/3 सीटों के साथ जीत हासिल की। तोब्गे दूसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2013 से 2018 के दौरान शासन संभाल चुके हैं। तोब्गे की जीत ने भारत को खुश होने का मौका दिया है, लेकिन कैसे? आपके मन में कुछ सवाल होंगे। भारत के लिए तोब्गे की जीत के मायने क्या है? तोब्गे की जीत कैसे भारत के पड़ोस में चीनी घुसपैठ को रोकने में मददगार साबित होगी? क्या तोब्गे के शासन में भारत भूटान के रास्ते चीन के विस्तारवादी मंसूबे को रोक पाएगा? ये तस्वीरें अप्रैल 2023 की हैं, जब भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत का दौरा किया था। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उनका शानदार स्वागत किया था। 7 लोक कल्याण मार्ग के अपने आवास पर भूटान के राजा की आगवानी करना बताता है कि भूटान भारत के कितने करीब है। अब उसी भूटान में शेरिंग तोब्गे दूसरी बार शासन करने जा रहे हैं। शेरिंग तोब्गे और पीएम मोदी के संबंध कितने दोस्ताना हैं, इसकी तस्दीक साल 2014 की ये तस्वीरें कर रही हैं। जब शेरिंग के कार्यकाल में पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को चुना और बतौर पीएम शेरिंग तोब्गे ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र शेरिंग तोब्गे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। मित्रता और सहयोग के हमारे अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। तोब्गे का भारत के प्रति झुकाव रहा है। वो ऐसे वक्त में भूटान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। चीन की मंशा भारत के पड़ोस में अपनी पैठ बढ़ाना है ताकि भारत को घेरा जा सके। पाकिस्तान पहले से बीजिंग के काबू में। श्रीलंका को भी चीन अपने कर्ज जाल में फंसा चुका है। मौजूदा वक्त में वो मालदीव को अपने पाले में करने के लिए डोरे डाल रहा है। कुछ सालों से उसने भूटान में अपने प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। शेरिंग तोब्गे के कार्यकाल में भारत की कोशिश रहेगी कि वो अपने करीबी सहयोगी को चीन के झांसे में ना आने दे, क्योंकि अभी भूटान और चीन के बीच औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित नहीं है। हालांकि चीन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के बाद भूटान चीन के टारगेट पर है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से डोकलाम का इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और भूटान पहले ही डोकलाम विवाद को लेकर अपने आप को भारत और चीन का बराबर का साझेदार मान चुका है। ऐसे में भारत के लिए भूटान को अपनी चिंताओं से अवगत करा डोकलाम समाधान के लिए विश्वास में लेने की जरूरत है। चीन के बारे में एक चीज बता देता हूं, उनकी बुद्धि बहुत पहले खत्म हो गई थी। बेवकूफ है कम्युनिस्ट पार्टी, सोचते हैं कि अपने साइज से डरा धमका के हम सब कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया बदल गई है। पीएम साहब ने बोला ये विस्तारवाद का जमाना नहीं, ये दोस्तीवाद का जमाना है। भूटान के लिए भी चीन के साथ न जाकर भारत के साथ बने रहना फायदेमंद है, क्योंकि चीन की नीति छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की है, जबकि भारत पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। भारत ने पड़ोसी देशों भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी का लक्ष्य पड़ोसी देशों में आधारभूत ढांचे का विकास करना है। दूसरी तरफ चीन का मकसद छोटे देशों की जमीनें हड़पना है। श्रीलंका, भूटान जैसे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके संसाधनों पर कब्जा करना है, ताकि चीन को काबू किया जा सके। जो भूटान की लोकेशन है, अब हम लोग जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भूटान को भारत की तरफ रहना पड़ेगा। किसी भी हालत में चीन की सेना को वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक वल्नरेबल पॉइंट है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने अपने डिफेंसेस इतने मजबूत कर लिए हैं कि अब चीन में ताकत नहीं है वहां आने की। शेरिंग तोपके से उम्मीद है कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे और चीन को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भारत के लिए सामरिक रणनीतिक रूप से चीन को भूटान से दूर रखना क्यों जरूरी है, अब वो समझिए। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। भूटान और चीन के बीच दो इलाकों को लेकर ज्यादा विवाद है। इनमें से एक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किलोमीटर वाला इलाका देकर उसके बदले में 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका लेना चाहता है। इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक के करीब है। ऐसे में अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आता है तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है और एक बड़ी सामरिक चुनौती पैदा कर सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले कांग्रेस ने कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया है। आज कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से इसे लेकर एक लिखित बयान जारी किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अब 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कोई नेता शामिल नहीं होगा। कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के लिए जो बयान जारी किया है उसमें इस फैसले की कई वजह बताई गई हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में हूबहू क्या लिखा है, आपको पहले उसके बारे में बताते हैं। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने 5 लाइन के छोटे से स्टेटमेंट में कुछ शब्दों पर खास फोकस किया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के 2 कारण बताए। आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने लिखित बयान के क्या मायने। स्टेटमेंट में लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है, यानी कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बयान में लिखा है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
यानी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया तो इसे मुद्दा बनना ही था। बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। क्या चारों शंकराचार्य जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वीएचपी और जो आज तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, क्या उन सवालों का जवाब देंगे वो? कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये ठेकेदारी करने वाली? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ठेकेदारी भाजपा कैसे कर सकती है? कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय मानती है, राजनीति का नहीं। किसी के ठेकेदारी के निमंत्रण पे क्यों जाएगा? उसको जब जाना होगा जाएगा। कह रहे हैं उनको कहने दो, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास? वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाए। छोड़ो। सवाल यह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निर्माण ठुकराया क्यों? क्या यह इंडिया के सहयोगी दलों के प्रेशर में लिया गया फैसला है? क्योंकि कांग्रेस से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल कई और दल भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए नौटंकी करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो उन उत्सवों का समर्थन नहीं करती जो अन्य समुदायों को अलग रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने कहा था कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। कल अखिलेश यादव ने कहा कि वो आलोक कुमार को जानते ही नहीं। अखिलेश ने कहा कि हम उनको निमंत्रण देते हैं जिन्हें जानते हैं और उनसे ही निमंत्रण लेते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि मंदिर की आड़ में राजनीति दुखद है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने उद्घाटन समारोह को धर्म के नाम पर राजनीतिक समारोह बताकर न्योता स्वीकार कर दिया। ये दूसरा मौका जब कांग्रेस ने इस तरह का फैसला लिया। 1950 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होने से तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद उभरे थे। तब नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद पंडित नेहरू की बातों को अनसुना कर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब नेहरू की दलील थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है और देश के संवैधानिक मुखिया को किसी एक धर्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के प्रतिरोध का प्रतीक बताते हुए कहा था कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और उससे मैं स्वयं को अलग नहीं कर सकता। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आज जो फैसला लिया है उसकी शुरुआत कुछ साधु संतों ने पहले ही कर दी थी। कांग्रेस ने न्योता ठुकराने की एक वजह अर्धनिर्मित मंदिर के उद्घाटन को भी बताया। ये बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही कह चुके हैं। शंकराचार्य का दावा है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण शास्त्रों के खिलाफ है। उनका ये वीडियो वायरल होगा। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है।
रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, राजा साहब क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहां पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। इधर अपने बयानों की वजह से लगातार विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल फिर बिगड़ गए हैं। इस बार उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले को सही ठहरा दिया। स्वामी प्रसाद का यह बयान ऐसा था जिसने समाजवादी पार्टी के अंदर भी घमासान मचा दिया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बात कह दी। 9 जनवरी को यूपी के कासगंज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कार सेवकों पर फायरिंग को जायज ठहराया। जिस वक्त कार सेवकों पर गोली चली थी तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। आज वो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, लेकिन विवादित बोल से स्वामी प्रसाद का पुराना नाता रहा है। इससे पहले उनके बोल कब कब बिगड़े ये भी जान लीजिए। हिंदू धर्म एक धोखा है, कोई धर्म नहीं। रामचरितमानस को बढ़ावा देने वालों को दलित और महिलाओं का दुश्मन बताया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा, साधु संत आतंकी हैं। जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं वो बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी में ही सवाल उठ गए। पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। उनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए वहां और आप यही बोलिए। राष्ट्रीय जी से मांग करता हूं कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मना करने पर भी लगातार धर्म पे चर्चा कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। राम मंदिर पर विवादित आवाज यूपी से 1000 किलोमीटर दूर बंगाल से भी आई। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की चुनावी नौटंकी बताया। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। आपको बता दें 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ममता बनर्जी नहीं जा रही, हालांकि उनको निमंत्रण दिया गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज महाराष्ट्र से राजनीति की बड़ी खबर आई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके साथ 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली है। आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया। फैसले से उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि दोनों गुटों के विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। असली पार्टी कौन है, इस सवाल पर स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की मांग खारिज कर दी। विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। स्पीकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा, जब शिवसेना में बंटवारा हुआ था तब शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना। पार्टी किसकी, इसका फैसला करने के बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों पक्षों के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाया। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुटों ने याचिका लगाई थी। स्पीकर ने दोनों खेमों की मांग खारिज कर दी, यानी शिवसेना के दोनों धड़ों के विधायकों की सदस्यता बनी रहेगी। स्पीकर के आज के फैसले से 4 बातें एकदम साफ हो चुकी हैं। पहली, अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाला खेमा। दूसरी, शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी। तीसरी, उद्धव खेमे के 14 विधायकों की सदस्यता भी बनी रहेगी। और चौथी, एकनाथ शिंदे की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, यानी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। स्पीकर का फैसला आने से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता इसे मैच फिक्सिंग बताने लगे थे।
फैसला आने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से इसे मैच फिक्सिंग बताया। संजय राउत ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्पीकर के फैसले के बाद महाराष्ट्र में किस तरह राजनीतिक बयानबाजों की होड़ लग गई, ये तो देखना बनता है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। म्हणजेच काय की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केलेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांची नेमणूक राजे धरलेली आहे। सर्वोच्च न्यायालय काही कळत नाही असं म्हणणं आहे का? इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान हैं। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे की विधिमंडळाचा पक्ष आणि पक्ष संघटना वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से हम लोग रोक नहीं सकते। उन्होंने सोचना समझना चाहिए क्या है। अध्यक्ष ने सारी याचिका ही खारिज कर दी। दुर्दैव है, अगर 9 महीना अगर आपको लेकर ये करना था तो शुरू में करना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं बोतल बंद पानी की। जरा सोचिए, जब कभी आप घर से बाहर होते हैं, आपका गला सूखता है, तो बोतल बंद पानी ही है जो प्यास बुझाती है। अगर वही पानी जहर बन जाए तो आप क्या करेंगे? आप जिस बोतल बंद पानी को सबसे भरोसेमंद और सबसे सुरक्षित मानते हैं, रिपोर्ट आई है कि उसमें मिलावट है, वो पानी जहर। बाजारों में बोतल बंद पानी हर जगह बिक रहा है। खास बात यह है कि इन बोतलों पर पैकिंग की तारीख भी होती है, उपभोग करने की अंतिम तारीख भी पड़ी होती है, जिसे आप एक्सपायरी डेट कहते हैं। सोचिए, बावजूद इसके ये बोतल बंद पानी आपकी प्यास बुझाने की बात तो छोड़िए, मुंह के पास ले जाने लायक तक नहीं है। चाहे वो बोतल 10 से 20 रुपए की हो या फिर 100, 200, 500 रुपए की, जब प्यास लगे तो इससे आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। रिपोर्ट है कि प्लास्टिक की बोतल में पैक किया हुआ पानी शरीर के लिए जहर है। एक नई स्टडी में पता चला है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में औसत 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं। ये पिछली स्टडी की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसमें पता यह भी चला है कि हर बोतल में 100 नैनोमीटर के प्लास्टिक पार्टिकल मौजूद हैं। यह तभी होता है जब प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा टूटकर छोटे टुकड़ों में बंटता है, फिर वो छोटे टुकड़े टूट कर फैलते हैं और आखिरकार इंसानों के शरीर में जाते हैं। इस तरह प्लास्टिक के शरीर में जाने की वजह से सेहत बिगड़ती है, लोग बीमार होते हैं। सबसे बड़ी फिक्र ये है कि स्टडी में वैज्ञानिकों ने जिन प्लास्टिकों की स्टडी की है, उनमें से करीब 7 प्लास्टिक के टुकड़े बेहद सामान्य कैटेगरी के हैं और ये वही प्लास्टिक है जिनसे मिनरल वाटर्स की बोतलें बनती हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्टडी के मुताबिक एक बोतल बंद पानी में सैकड़ों तरह के प्लास्टिक हैं, लेकिन बोतल बंद पानी में जो दूसरे प्रकार का प्लास्टिक सबसे ज्यादा मिला है वो है नायलॉन प्लास्टिक। इसका इस्तेमाल बोतल बंद पानी बनाने वाली फैक्ट्री में पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बोतल बंद पानी में मिले हैं। इस स्टडी में 1 लीटर बोतल बंद मिनरल वाटर में 7 प्रकार के प्लास्टिक मिले हैं और ये नैनो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का 10% है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में डरते हुए कहा है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि बाकी के प्लास्टिक किस प्रकार के हैं, वो कहां से आए हैं, उनसे सेहत को कितना और किस तरह का नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि वो जानलेवा है। प्लास्टिक पे बहुत बार हमने ये दिखाया है कि ये प्लास्टिक जीवों के लिए, समुद्री कोरल्स के लिए, जो छोटे जीव हैं उनके लिए नुकसानदेह, लेकिन ये उतना ही नुकसानदेह हमारे लिए भी है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ब्लड वेसल्स को, किडनी को, लीवर को, पूरे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। ये नुकसानदेह है। ये खुलासा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में छपा है, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है, खासतौर से अमेरिका में बिकने वाली टॉप ब्रांड्स की बोतल बंद पानी पर। लेकिन स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह की स्टडी से दुनिया के उस हिस्से में भी झांका जा सकता है जहां से पहले कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। और अब देखते हैं टॉप 9। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन।
बोले भारत दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, इसकी गारंटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को सौंपा गया अष्टधातु का शंख। राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। अयोध्या में बन रहा है 45 टन लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्रसाद के लिए पूरा तैयार। जेपी नड्डा ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 दिन के असम दौरे पर नड्डा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। 3 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन घायल। गोवा में मां ने 4 साल के बच्चे की तौलिया या तकिए से दबाकर की थी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में हुई साल की पहली बर्फबारी। -8 डिग्री तापमान पहुंचा। विजिबिलिटी भी 50 मीटर। हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस में हुआ हादसा। तेलंगाना में नामपल्ली स्टेशन पर पटरी से उतर गई। 5 लोग जख्मी।